नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एससी स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आइए आज अपन देखेंगे दैनिक पाठ्य योजना पुस्तिका को कैसे बनाएं साइंस वालों के लिए। इसमें कक्षा 8 का टॉपिक है पौधों में श्वसन, विषय विज्ञान, विद्यालय, और यहाँ समय लिखना है। उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र पौधों में श्वसन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र पौधों में श्वसन का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक में छात्र पौधों में श्वसन की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र पौधों में श्वसन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में है छात्र पौधों में श्वसन के ज्ञान का उपयोग अपनी उच्च कक्षा में कर सकेंगे, छात्र इससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशल में है छात्र पौधों में श्वसन से प्राप्त जानकारी का मॉडल प्रस्तुत कर पाएंगे। सहायक सामग्री में लिखना है रंगीन चौक, डस्टर, संकेतक, कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। पूर्व ज्ञान में छात्र पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिर्फ मनुष्य ही सांस लेते हैं? तो छात्र क्रिया में नहीं, पौधे भी सांस लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जीवों को श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छात्र क्रिया में O2 की। O2 प्राप्ति का साधन क्या है? छात्रों का जवाब है पेड़ पौधे। चौथा क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है? तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। यहाँ से टॉपिक की शुरुआत करनी है, पौधों में श्वसन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम श्वसन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में अध्यापन बिंदु पौधों में श्वसन है, और छात्र अध्यापिका क्रिया में पौधों में जंतुओं की तरह श्वसन अंग नहीं होते हैं। पौधों की पत्तियों की सतह पर असंख्य विशेष आकृति के छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। सामान्यतः यह पत्ती की निचली सतह पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन्हीं रंध्रों से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। गैसों के विसरण के साथ साथ जल वाष्प बाहर निकलती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ श्याम भट्ट सारांश में पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र स्टोमेटा कहलाते हैं। पौधे श्वसन इन्हीं के द्वारा करते हैं। फिर बोध प्रश्न लिखने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन कहाँ से होता है? तो छात्रों का जवाब है रंध्र द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, स्टोमेटा किसे कहते हैं? तो पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? थर्ड क्वेश्चन है, रंध्र प्रायः पत्तियों की खाली जगह सतह पर पाए जाते हैं, मतलब निचली सतह पर पाए जाते हैं ज़्यादातर। गृह कार्य में क्वेश्चन है, बच्चों आप सभी श्वसन क्रिया का सूत्र व स्टोमेटा का चित्र बनाकर लाएंगे। इसके बाद अगला प्रकरण है पादप ऊतक। ये भी सामान्य विज्ञान के लिए कक्षा 8 का है। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र पादप ऊतक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र पादप ऊतक का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक में छात्र पादप के विभिन्न ऊतकों को समझ पाएंगे, छात्र पादप ऊतक के कार्यों को जान पाएंगे। ज्ञानोपयोग में है छात्र पादप ऊतक के ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे, छात्र पादप ऊतक का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशल में है छात्र पादप ऊतकों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र पादप ऊतकों के चित्रात्मक रूप को समझ पाएंगे। सहायक सामग्री में रंगीन चौक, डस्टर, संकेतक तथा कक्षोपयोगी सामग्री इत्यादि। पूर्व ज्ञान में छात्र पादप ऊतकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना में फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अध्यापिका क्रिया में बच्चों पृथ्वी पर जीने के लिए मूलभूत चीज़ें क्या आवश्यक है? तो छात्रों का जवाब है हवा, पानी, भोजन आदि। और सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए उपयोगी हवा मतलब गैस कौन सी है? तो छात्रों का जवाब रहा O2। O2 किससे प्राप्त होती है? छात्रों का जवाब है पौधों से। पेड़ पौधों के ऊतक एवं उनके प्रकार बताइए। तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। उद्देश्य कथन में लिखना है, छात्रों आज हम पादप ऊतकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में पादप ऊतक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया में समान संरचना और उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। छात्र क्रिया में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्याम भट्ट सारांश में टिश्यू। इसके बाद पौधों में ऐसी कोशिकाएं जो एक समान कार्य करती है समूह में होती है। एग्जाम्पल, पौधों में सेवन जाइलम एवं फ्लोएम द्वारा होता है। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है, अतः स्पष्ट है कुछ पादप ऊतक जीवन पर्यंत विभाजित होते रहते हैं। पादप ऊतकों के प्रकार, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी ऊतक एवं उभययोतक ऊतक। बोध प्रश्न है, पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है?
छात्र या छात्रा क्रिया में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक चुनेंगे। श्यामपट्ट सारांश में पादप ऊतक पौधे के सभी भागों में जड़ तना पत्ती में होते हैं। वृद्धि के उत्तरदायी विभेजोतक ऊतक होते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है जबकि फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। इसके बाद पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में वृद्धि खाली जगह तक होती है, मतलब जीवन पर्यंत तक होती है। जाइलम खाली जगह का परिवहन करने का कार्य करता है, मतलब भोज्य पदार्थों का परिवहन। और थर्ड क्वेश्चन है, भोजन का परिवहन किस ऊतक समूह द्वारा किया जाता है? वही फ्लोएम द्वारा। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थों का। गृह कार्य के रूप में क्वेश्चन है, ऊतक किसे कहते हैं? पादप ऊतकों के प्रकार बताइए। इसके बाद अगला टॉपिक है कक्षा 8 का ही साइंस सब्जेक्ट का किशोरावस्था। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र किशोरावस्था का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र किशोरावस्था का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अबोधात्मक में छात्र किशोरावस्था की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र किशोरावस्था से संबंधित ज्ञान का विश्लेषण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में छात्र किशोरावस्था से प्राप्त ज्ञान अपनी उच्च कक्षा में उपयोग कर सकेंगे। कौशल में लिखना है, छात्र किशोरावस्था से प्राप्त ज्ञान से इसको चार्ट या मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, संकेतक और समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान में छात्र किशोरावस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो छात्रों का जवाब है किशोरावस्था। सेकंड क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। फिर उद्देश्य कथन में है, बच्चों आज हम किशोरावस्था के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखना है, अध्यापन बिंदु किशोरावस्था, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और यह संकेत कि बच्चे ने किशोरावस्था में कदम रखा है। अतः जीवन काल की यह आयु जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था 11 से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो जाती है। इस दौरान लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है। छात्र क्रिया में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट सारांश में किशोरावस्था में लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि व जननांगों में परिपक्वता एवं सुयत ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ती है। फिर बोध प्रश्न में किशोरावस्था कब से कब तक होती है? तो छात्रों का जवाब है 11 से 19 वर्ष तक। सेकंड क्वेश्चन है, मानव में अधिकतम लंबाई में वृद्धि किस आयु तक होती है? तो 18 वर्ष तक, 18-19 वर्ष तक। पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न है, 11 से 19 वर्ष की आयु काल खाली जगह कहलाता है किशोरावस्था। सर्वाधिक परिपक्वता किस आयु वर्ग में आती है? तो ये भी किशोरावस्था में ही आती है। थर्ड क्वेश्चन है, लैंगिक जननांगों में परिपक्वता कब आती है? तो ये भी किशोरावस्था में ही आती है। गृह कार्य के रूप में क्वेश्चन है, किशोरावस्था किसे कहते हैं? इसका आयुकाल कब से कब तक होता है? फिर सुझाव में छात्र किशोरावस्था के दौरान आने वाले परिवर्तनों की सारणी बनाकर लाएं। तो इस प्रकार ये जनरल साइंस का दैनिक पाठ योजना पुस्तिका थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।